अब इसके डाउट्स में हो जाएंगे पूरे। अभी मैं ना कंप्लीट पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। एक बार ये पेपर कंप्लीट में डिस्कस कर रहा हूँ, और इसको तुम्हें कम से कम 5-7 बार खुद सॉल्व करना है इसको ढंग से, और हर बार तुम नया सीखोगे, एक चीज ध्यान रखना। तो इसलिए इस पेपर को बहुत ढंग से करना है, क्योंकि मार्क्स किसी के भी नहीं आए हैं वेदांत को छोड़ के। तो एक बार ढंग से देखना पेपर। क्वेश्चन पेपर सबके पास होना चाहिए, बहुत तरीके से सुनना है और बहुत तरीके से नोट्स करने हैं इसके आंसर्स। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट में इसको एक्साइट किया हायर एनर्जी लेवल एन पे, हायर एनर्जी लेवल एन पे एक्साइट किया। अब व्हेन द इलेक्ट्रॉन कम्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट, द इट एमिट्स रेडिएशन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ इट कैन एमिट इज। तो इलेक्ट्रॉन गया है ग्राउंड स्टेट से nth स्टेट पे, मान लो फिफ्थ स्टेट है, फिफ्थ स्टेट पे गया है। अब ये फिफ्थ स्टेट पे गया है, अब फिफ्थ से ग्राउंड स्टेट में आने पर, ग्राउंड स्टेट यानी वन पे आने पर, ये मैक्सिमम कितनी वेवलेंथ एमिट कर सकता है। 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 पे है। अब 5 से 1 पे आना है इसको, ये मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी एमिट करेगा, मैक्सिमम वेवलेंथ बोला है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ कैसे एमिट करेगा। देखो अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन 5 से डायरेक्ट 1 पे आ जाए, 5 से डायरेक्ट 1 पे आ जाए, तो एक ही वेवलेंथ आएगी। 5 से 1 पे जो वेवलेंथ होगी, एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे उससे आ जाएगी, या रिडबक्स फॉर्मूला से वेवलेंथ आ जाएगी। 5 से 3, 3 से 1, तो दो वेवलेंथ आ गई। 5 से 4 पे आए, 4 से 3 पे आए, 3 से 2 पे, 2 से 1 पे, तो मैक्सिमम वेवलेंथ हुई ना। कितनी हुई। फिफ्थ शेल में था तो 4 वेवलेंथ, एक वेवलेंथ यहाँ पे, एक वेवलेंथ यहाँ पे, एक वेवलेंथ यहाँ पे, एक वेवलेंथ यहाँ पे, 4 वेवलेंथ होगी नहीं। nth स्टेट पे है तो कितनी वेवलेंथ होगी मैक्सिमम, n-1। क्लियर हुआ कि नहीं है। डाउट होगी तो पूछ लेना, मैं हिंट दूंगा सब क्वेश्चंस के। सबको क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 600 नैनोमीटर। सरकमफ्रेंस दे रखी है 600 नैनोमीटर सेकंड बोहर ऑर्बिट की। तो सरकमफ्रेंस बोलते ही फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए, 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा। कंसेप्ट सबको क्लियर होना चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा। सेकंड बोहर ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस दे रखी है 600 नैनोमीटर। तो 600 इक्वल टू एन लैम्डा, एन की वैल्यू 2 है, लैम्डा आ गया से 300 नैनोमीटर। लैम्डा से ये आ गया। अब इसने बोला कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस टू विच दिस इलेक्ट्रॉन हैज टू बी, द कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस टू विच द इलेक्ट्रॉन हैज टू बी सब्जेक्टेड सो दैट द इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स, ताकि इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो सके। और इलेक्ट्रॉन हैड द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू द सर्कमफ्रेंस। तो अब तुम्हें इसके अंदर क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, सही ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो लैम्डा निकल गया तुम्हारा। लैम्डा और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है ये सबको पता होना चाहिए डायरेक्ट। लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 बाय रूट ऑफ वी नॉट, आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर। डायरेक्ट आंसर है इसका, ये वी नॉट निकालना है इसको। और नहीं तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी होता है। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी से तुम वी निकालो पहले, इससे वी निकालो वेलोसिटी, क्योंकि एच तुम्हें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है, लैम्डा तुम्हें पता है 300 नैनोमीटर। वी निकल गया। फिर काइनेटिक एनर्जी से हाफ एम वी स्क्वायर लगाओ। काइनेटिक एनर्जी को लिख दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको लिखो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ई वी नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये पूरा फॉर्मूला लगाओगे तब जाके ये फॉर्मूला डिराइव होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए बस ये ध्यान जरूर, दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली। प्रोटॉन होगा तो पूरे कंसेप्ट से करना पड़ेगा। 12.27 बाई रूट ऑफ वी नॉट, वी नॉट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया, अभी इस शॉर्टकट से करना था। और नहीं तो तुम्हें पूरा कंसेप्ट अप्लाई करना सब्जेक्टिव में, तो लैम्डा निकलने के बाद लैम्डा जीरो एच बाई एम वी से वी निकालो, वी से काइनेटिक एनर्जी निकालो हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल होती है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से एनर्जी बनती है, तो वो ईवी नॉट है। ईवी नॉट से वी नॉट निकालो, ऐसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, ये खत्म हो गया यहाँ पे, इससे करोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन पूरा, तुम लोग पूरा सॉल्व करोगे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द रिटार्डिंग पोटेंशियल। कैलकुलेट, ये देखो सेम क्वेश्चन है ऊपर की तरह ही। कैलकुलेट द रिटार्डिंग पोटेंशियल टू बी अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन टू इंक्रीज इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 1.75 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 2.27 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये करना है और रिटार्डिंग पोटेंशियल निकालना है। तो सेम वही कंसेप्ट लगेगा, सेम वही कंसेप्ट है इसमें भी। रिटार्डिंग पोटेंशियल निकालना है, ये ई वी नॉट इज टू हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस हाफ, यही वाला फॉर्म लगाना है, हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस हाफ एम वी टू स्क्वायर, हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस हाफ एम वी टू स्क्वायर, ये लगा दो। और लैम्डा इज टू एच बाई एम वी होता ही है। रिटार्डिंग पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल और इसमें रिलेशन ये रही, ये रिलेशन है। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। रिटार्डिंग पोटेंशियल निकालना है इसमें, सही ना। रिटार्डिंग पोटेंशियल कैसे निकलेगा, एक तो तरीका ये है, ई वी नॉट इज टू हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस हाफ एम वी टू स्क्वायर। वी वन की जगह
लैम्डा होता है ना एच बाय एम वी, वी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, वी की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे एच बाय एम लैम्डा, एच बाय एम लैम्डा। तो ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, हाफ एम एच बाय एम कॉमन, लैम्डा वन का स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर आएगा है ना, लैम्डा वन का स्क्वायर, ये पूरा ही स्क्वायर चलेगा ना, वी वन स्क्वायर है, लैम्डा वन का स्क्वायर माइनस हाफ एम कॉमन है, एच बाय एम लैम्डा टू का स्क्वायर। समझ गए कि नहीं, ये नहीं समझाया ये क्लियर है सबको कि नहीं? यस सर। हाँ, या बस ये डायरेक्ट रिलेशन अप्लाई करना था, और दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के थे, दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के थे, इससे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट नोट करेंगे, ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज एक्स, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का रेडियस दे रखा है एक्स, देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोहर ऑर्बिट, थर्ड बोहर ऑर्बिट में डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछिए, रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज एक्स, तो रेडियस इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड होता है, दिस इज इक्वल टू एक्स दे रखा है फर्स्ट वाले बोहर ऑर्बिट का, तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, फर्स्ट वाले के लिए एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, और फर्स्ट बोहर ऑर्बिट दे रखा है ये एक्स, और थर्ड बोहर ऑर्बिट का पूछा हुआ है, तो थर्ड बोहर ऑर्बिट के लिए 5.529 एन वन का स्क्वायर ही होगा, एन थर्ड बोहर ऑर्बिट के लिए एन थ्री, एन की वैल्यू 3 पुट करनी है बाय जेड, तो डिवाइड कर देंगे इसको, आर वन एक्स दे रखा है, आर थ्री बाय आर वन दे रखा है एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा सीधा एन थ्री, ये 9 पुट हो जाएगा, 1 9 9 आ जाएगा, तो आर थ्री आ गया 9x, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, आर थ्री आ गया 9x। अब हमें क्या निकालना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन थर्ड बोहर ऑर्बिट, तो टू थर्ड बोहर ऑर्बिट और वेवलेंथ पूछी है, तो 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा लगेगा, 2 पाई आर, आर थ्री लगेगा थर्ड बोहर ऑर्बिट का, एन थ्री हो जाएगा, तो ये आ गया 2 पाई, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है थर्ड बोहर, 2 पाई इंटू आर थ्री की वैल्यू 9x अपॉन में 3, एन थ्री है ना इज टू लैम्डा, तो यहाँ से आ जाएगा 6 पाई एक्स, 6, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? चलो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, जितने क्वेश्चन होंगे उतने अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो मैं कल डिस्कस करूंगा कुछ क्वेश्चन, अभी जितने होंगे उतने करना है। फिफ्थ क्वेश्चन, ये पेपर मैं पूरा डिस्कस करूंगा, पूरा पेपर तुम्हें सॉल्व करना है, 5-7 बार कम से कम करना है इसको, क्योंकि मार्क्स किसी के नहीं आए हैं, हर बार करोगे नया तरीका मिल सकता है कोई। फिफ्थ क्वेश्चन, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट व्हेन द रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई स्ट्राइक्स ऑन द मेटल सरफेस हैविंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हाफ ऑफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ निकालनी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। तो इसके लिए हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी होता है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, तो हमने जो इंसिडेंट एनर्जी क्या है, देखो जो द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट when the radiation of energy E strikes on the metal surface having threshold frequency half of it, यानी जो हमने इंसिडेंट एनर्जी है वो अगर E है, इंसिडेंट एनर्जी अगर E है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारी E/2 होगी, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सही ना, ये कोई मेटल सरफेस है, इसमें जो मैंने लाइट डाली है वो ई एनर्जी की है, तो इसकी जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो ई नॉट थी, E/2 उसकी जस्ट आधी है, तो E/2 एनर्जी जो आएगी वो कन्वर्ट होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी से हमें निकालनी है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सही ना, काइनेटिक एनर्जी से क्या निकालनी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो काइनेटिक एनर्जी में डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय 2 me अंडर रूट के अंदर, कैसे आता है सबको पता है ये, कैसे आता है ये सबको पता है, लैम्डा इज एच बाय एम वी लगा के, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा एच बाय, या तो तुम इससे काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद इसमें पुट करो, लैम्डा आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी इससे E/2, यहाँ पे बस E/2 रखना तुम्हें, E/2 रखना, तो ये 2 से 2 कैंसिल, एम ई लैम्डा इक्वल टू एच बाय अंडर रूट एम ई, ये आंसर है सीधा, लैम्डा इक्वल टू एच बाय अंडर रूट एम ई, एम की वैल्यू तुम्हें पता है, ई की टर्म्स में तुम्हें आंसर निकालना है, चेक कर लेंगे ऑप्शन, ई की टर्म्स में आंसर निकालना है,
तो आंसर ए आ जाएगा। 5 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं और अभी लास्ट के 3 क्वेश्चन लगभग एक ही कंसेप्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट टू ट्रांजिशन, 6th क्वेश्चन। Suggest two transitions in the atomic spectrum of hydrogen for which the wave number ratio is 108:7। दो ट्रांजिशन बताने हैं ऐसे जब वेव नंबर का रेशियो जो है म्यू बार 1 अपॉन में म्यू बार 2, इन दोनों का रेशियो जो है वो 108:7 का 108:7 का रेशियो आ जाए। तो दो ट्रांजिशन जैसे, अब इसमें हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। जैसे ए ऑप्शन में अगर देखूं तो क्या है, फर्स्ट लाइमन एंड फर्स्ट ब्रैकेट आर जेड स्क्वायर, फर्स्ट लाइमन यानी 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर अपॉन में आर जेड स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा, मैं अगले में नहीं लिखूंगा। फर्स्ट ब्रैकेट यानी लाइमन बॉमर पार्शियल ब्रैकेट 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। इससे चेक करो आंसर, आर जेड स्क्वायर कैंसिल, ये रेशियो निकालना बस। बी ऑप्शन देखोगे, बी ऑप्शन में फर्स्ट एंड सेकंड लाइमन सीरीज ऑफ हाइट, फर्स्ट एंड सेकंड लाइमन सीरीज, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर अपॉन में 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। फर्स्ट लाइमन एंड सेकंड लाइमन बोला है इसीलिए ये आ जाएगा। तीसरा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट लाइमन एंड फर्स्ट बामर ट्रांजिशन, फर्स्ट लाइमन एंड फर्स्ट बामर ट्रांजिशन। फर्स्ट लाइमन यानी 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर एंड फर्स्ट बामर यानी 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन ही आंसर है, डी ऑप्शन जिसमें आंसर आएगा 108:7 का। फर्स्ट लाइमन यानी 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर अपॉन में फर्स्ट पास्चन वन लाइमन और पास्चन 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। यही आएगा कि नहीं, आर जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर जेड स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, 1 माइनस 1/4 3/4 ये हो गया, 3/4 ऊपर हो गया और ये हमारा 16 इंटू 9 144, 144 ऊपर आ जाएगा, 16 इंटू 9 144 डिवाइडेड बाय 16 ऊपर 16 माइनस 9 7। एक बार चेक करना आंसर आ रहा है इससे क्या, 4 3 12 224 4 6 36 108:7 आ गया आंसर। तो ये चारों चेक करने पड़ेंगे, उसमें ये दिक्कत, डी आंसर आ जाएगा 6 का डी। सही है 6 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी ये हमारे 6 क्वेश्चन डिस्कस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिक्वायर्स द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी टू बी अब्सॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन एटम, टू बी अब्सॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन एटम। कह रहा है एनर्जी टू बी अब्सॉर्ब्ड, ये क्वेश्चन ऑरली होगा, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बी अब्सॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन एटम। तो 1 से 2, कोई भी 1 से 2 में जाएगा तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर आएगा, तभी तो एनर्जी 3/4 आ गया ना, यहाँ पे 3/4 आ गया। और अगला क्या है 2 से 4, ये तो बहुत ही कम होगा क्योंकि 1/2 का स्क्वायर तो ऑलरेडी बहुत कम है, बाय 1/4 का स्क्वायर 13/6 बाहर आएगा। और 3 से 6 पे ये तो और ज्यादा हो जाएगा, 1 से ही सबसे ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब या सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ध्यान रखना इस चीज का। 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर। लास्ट है इन्फिनिटी से 1 पे आ रहा है, ध्यान रखना 1 से इन्फिनिटी नहीं है। फोर्थ वाले केस में तो एनर्जी रिलीज होगी, फोर्थ वाले केस में एनर्जी रिलीज होगी, वो तो हो ही नहीं सकता आंसर, तो इसलिए आंसर आ जाएगा ए 7th का। ये ओरल क्वेश्चन था, ये तो क्वेश्चन देखते हुए जाना चाहिए था, 1 से 2 पे ही सबसे ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, रिलीज नहीं होगी। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन विच द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक सॉरी डिफरेंस बिटवीन nth and n+1 Bohr radius of hydrogen atom is equal to its n-1 Bohr। तो डिफरेंस बिटवीन nth और n+1 में, n+1 और nth में डिफरेंस जो है यानी 0.53 0.529 था 0.53 मान लो, n स्क्वायर बाय जेड n+1 का होल स्क्वायर बाय जेड, जेड तो कैंसिल हो जाएगा 1 है, माइनस 0.53 n का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.53 n-1 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व करना है n के लिए, ये सॉल्व करना है n के लिए। तुम चाहो तो इसमें डायरेक्ट लगा देना a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वही है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है, ध्यान होगा तुम्हें 4ab होता है, उससे सॉल्व कर लेना। तो इससे सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी। समझ आ गया कि नहीं, ये 8th क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन n की वैल्यू 4 आ जाएगी सॉल्व करने पर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab, उससे सॉल्व करो नहीं तो पूरा सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है मिक्सचर कंटेन्स 1 मोल ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। अब ये सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के थे, 13 क्वेश्चन थे सॉल्यूशन चैप्टर के और 22 क्वेश्चन थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के। डिफरेंस बिटवीन nth एंड सॉरी ये तो हो गया है, मिक्सचर कंटेन्स 1 मोल वोलेटाइल लिक्विड A P0 A दे रखा है 100 एंड 3 मोल्स वोलेटाइल लिक्विड B P0 B दे रखा है 80। इफ सॉल्यूशन बिहेव्स आइडियली,
वेपर प्रेशर डिस्टिलेट का पूछा है, वेपर प्रेशर नहीं पूछा सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर किसका पूछा है, डिस्टिलेट का। ये डिस्टिलेट वेपर जो कन्वर्ट हुआ ना, इसकी वजह से जो वेपर प्रेशर होगा ना, वो पूछा हुआ है। तो इसको तुम्हें कंडेंस करना है, यानी तुम्हें वाई ए लेना मोल फ्रैक्शन और वाई बी लेना मोल फ्रैक्शन। वाई ए और वाई बी यानी पी जो निकालना टोटल, वो तुम्हारा होना चाहिए वाई ए इंटू पी नॉट ए प्लस वाई बी इंटू पी नॉट बी। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए 85 mm गलत है। वाई ए तुम निकाल लोगे पी ए बाई पी से, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल प्रेशर। ये तो मैंने तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन कराए भी, 2 क्वेश्चन कराए थे इस टाइप के। और वाई बी पी ऐसे निकल जाएगा पी बी बाई पी। तो वाई ए और वाई बी पुट करना है यहाँ पे, पी नॉट ए पी नॉट बी दे रखे हैं, वाई ए और वाई बी पुट करना है। क्लियर हो गया कि नहीं है? अब 10th क्वेश्चन, इसलिए आंसर 85.88 आएगा इसका। 10th क्वेश्चन, इमिसिबल लिक्विड्स का क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने। इमिसिबल लिक्विड, वाटर एंड क्लोरोबेंजीन आर इमिसिबल लिक्विड्स, देयर मिक्सचर बॉइल्स एट 90 डिग्री सेल्सियस अंडर प्रेशर ऑफ 9 × 10⁴ पास्कल। 9 × 10⁴ पास्कल टोटल प्रेशर है दोनों के मिक्सचर का, वाटर का और क्लोरोबेंजीन का। वेपर प्रेशर प्योर वाटर का है 7 × 10⁴। तो पार्शियल प्रेशर H2O का दे रखा है 7 × 10⁴। पार्शियल प्रेशर ये दे रखा है हमें पास्कल में H2O का, तो क्लोरोबेंजीन का हो जाएगा 2 × 10⁴, क्योंकि टोटल दे रखा है 9 × 10⁴। अब इसमें सेम वही फॉर्मूला लगाना है जैसे डाल्टन लॉ में लगाते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोबेंजीन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर पता है हमें। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोबेंजीन बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O डिवाइड कर देंगे, टोटल प्रेशर कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्लोरोबेंजीन बाय एक्स H2O आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोबेंजीन 2 × 10⁴ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर 7 × 10⁴ है। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन नंबर ऑफ मोल्स के इक्वली हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O में मास ऑफ क्लोरोबेंजीन मान लो x, क्योंकि इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो मास ऑफ वाटर हम मान सकते हैं 100 माइनस x। ये आ गया x अपॉन में क्लोरोबेंजीन का मास CCH5Cl 77 प्लस 35.5, ये आ जाएगा 112.5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ये आ जाएगा 100 माइनस x बाई 80। बस x की वैल्यू निकालना, वही आंसर। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आंसर है। इमिसिबल लिक्विड्स जैसे डाल्टन लॉ होता है वैसे ही करना, कुछ जैसे डाल्टन लॉ होता है। ये 10 क्वेश्चन हो गए। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन देखेंगे अब। टू लिक्विड्स ए एंड बी हैव वेपर प्रेशर इन द रेशियो पी नॉट ए टू पी नॉट बी। ये रेशियो दे रखा है 1:2 का, और गिवन आइडियल सॉल्यूशन है ए और बी की, और मोल फ्रैक्शन रेशियो दे रखा है ए और बी का। ए और बी का मोल फ्रैक्शन रेशियो एक्स ए इज टू एक्स बी दे रखा है, मोल फ्रैक्शन रेशियो दे रखा है 1:2 का, 1:2 का दे रखा है। और बोला है इसने बोला है क्वेश्चन में द मोल परसेंट ऑफ ए इन द वेपर, मोल परसेंट बोला है ए का वेपर के अंदर इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। तो इसमें हम लगा देंगे जो मोल फ्रैक्शन बोला है वेपर फेज में, मोल फ्रैक्शन पूछा है वेपर फेज में। तो इसमें अगर मैं पी टोटल निकालता हूँ, पहले पी टोटल होगा एक्स ए इंटू पी नॉट ए, एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट। ये मोल फ्रैक्शन का रेशियो दे रखा है 1:2 का, यानी एक तरह से ये एन ए अपॉन में एन बी दे रखा है, समझे कि नहीं। एक्स ए अपॉन में एक्स बी मतलब डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, एन ए अपॉन में एन बी दे रखा है 1/2। तो अब एन ए को मैं एक तरह से 1 मान सकता हूँ, रेशियो है ना, एन ए को 1 मान लिया, एन बी को 2। तो एक्स ए जो होगा हमारा वो 1/3 होगा, एक्स बी जो होगा वो 2/3 होगा। बस अब ये पुट कर दो यहाँ वैल्यू, एक्स ए को 1/3, पी नॉट ए को 1 ही ले लो 1, प्लस एक्स बी को 2/3, पी नॉट बी को 2 ले लो। तो ये आ गया यहाँ से टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर आ गया 1/3 प्लस 4/3, 1/3 5/3 आ गया। दिस इज टोटल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर आ गया। तो वाई ये क्या आ जाएगा यहाँ से, वाई आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाय टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ये रहा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, यानी 1/3 अपॉन में टोटल 5/3 इज इक्वल टू आ गया 1/5। ये मोल फ्रैक्शन आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया। परसेंटेज पूछिए, मोल परसेंट हमें क्या पूछिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या मोल परसेंट ऑफ ए इन द वेपर बोला है, मोल परसेंट ऑफ ए इन द वेपर यानी 20% आ जाएगा, 1/5 इंटू 100 20% आ जाएगा। ये 11 क्वेश्चन हो गए, ये 11 क्वेश्चन हो गए। 11 क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिया मैंने यहाँ पे। अब उसके बाद है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है, एक बार यहाँ पे 11 क्वेश्चन तक एक बार नजर मार लेंगे, किसी को कोई डाउट है तो दोबारा पूछो। 1 मिनट का टाइम है, एक बार जल्दी से देखें।
हाँ एक बार हैंड रेस करेंगे जिसको समझ आ गया। ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, हमने 11 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, किसको समझ आ गए हैं? जल्दी से एक बार हैंड रेस कर देंगे। आन्या, विधि, आर्यन, सुधांशु, छवि, युविका, कृष्णा, प्रिया, कनिष्क, वंशिका, मयंक, बिंदिया, रितिका, नित्या, निशी, मयंक, ईशांक, सिद्धि, नयन। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, 4 से 5 बार इन क्वेश्चन को जरूर करना, और बहुत प्रॉपर एक कॉपी बना के रखना जिसमें पेपर भी हो तुम्हारे पास ये वाला, और उसके सॉल्यूशन हो साथ में एक ही जगह पे। 11th वाले पार्ट पे जरूर कंसंट्रेट करना, 11th वाले पार्ट को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये भी क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन। वेपर प्रेशर ऑफ टू प्योर लिक्विड्स ए एंड बी दैट फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन आर 300 एंड 800। पी नॉट ए दे रखा है, पी नॉट बी दे रखा है। अब बोला कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन हुज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज टी। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया। बॉइलिंग पॉइंट मतलब वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, तो पी इक्वल टू एक्स इंटू पी नॉट ए लगाएंगे, प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। पी को ले लेना 760, एक्स से पी नॉट ए 300 है, एक्स बी को 1 माइनस एक्स से पी नॉट बी 800 है। बस एक्स ए की वैल्यू निकालना, वो आंसर एक्स से ए आंसर आ जाएगा, सही ना? 12th का ये आंसर आ जाएगा। 13 बोला विच इज फॉल्स। विच इज फॉल्स, 4 ऑप्शन रीड करनी है। ए सिंगल फोटोन एक्साइट्स ओनली ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है, एक फोटोन जो है एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है एट ए टाइम। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मेजर ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अभी हमने ऊपर यूज किया है स्टेटमेंट को। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है उसके जस्ट नेगेटिव में अप्लाई करते हैं। जितनी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिली है इंसिडेंट लाइट से, हम उसके जस्ट ऑपोजिट में अप्लाई करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को, टू स्टॉप दैट इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये सेम रहते हैं बिल्कुल, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। फिर सी स्टेटमेंट, एन इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब मोर देन वन फोटोन साइमल्टेनियसली। पहली स्टेटमेंट सही है तो तीसरी गलत है, वैसे भी लगा लोगे तुम। इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए गलत है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एमिट होंगे बस ये बताता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये खत्म हो गया 14th क्वेश्चन। इसका सी आंसर था 13 का। 14 नंबर ऑफ प्लेनर नोड्स इन साई 420। साई 420 का मतलब सबको पता होगा। यहाँ पे हम साई वेव फंक्शन जो है एन एल और एम पे डिपेंड करता है। साई क्या है? वेव फंक्शन है। और ये 420 क्या है? एन की वैल्यू है, एल की वैल्यू है और एम की वैल्यू है। तो ये एन एल एम है। इसका मतलब ये जो ऑर्बिट वेव फंक्शन जो है कौन से ऑर्बिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4D Z² को। और सबको पता है 4D Z² में कोई भी प्लेनर नोड नहीं होगा। वैसे डी ऑर्बिटल में 2 नोड होते हैं, एल की वैल्यू से पता लगता है, लेकिन इस केस में कोई प्लेनर नोड नहीं होगा। यहाँ पे ये इसका 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इस वजह से इट इज नॉट हैविंग एनी प्लेनर नोड। तो आंसर आ जाएगा 0। मैक्सिमम बच्चों ने 2 मार्क किया है, कंसेप्ट वाइज वो करेक्ट थे, लेकिन ये स्पेशल केस है, एक्सेप्शनल केस है, इसमें कोई भी प्लेनर नोड या नोडल प्लेन नहीं होगी 4D Z² के अंदर। इसमें सिर्फ कॉनिकल नोड्स होते हैं ऐसे करके, ये बता रखा है मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में चैप्टर में, ये कॉनिकल नोड्स होते हैं इसके अंदर। अच्छा अब नेक्स्ट आ गया यहाँ पे सर कोनिकल 15 नोड्स क्वेश्चन कितनी होती हैं? इन 2। अब 15 क्वेश्चन इन 2K 8L 8M 2N 20 हो गया एटॉमिक नंबर। 2K 8L 8M 8N 20 आ गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 20 है, M0 है, S प्लस हाफ है। M0 है, S प्लस हाफ है। तो बोला इसके अंदर कि कितने क्या पूछा? इन 2K 8L नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं। तो पहले कंफर्मेशन लिखेंगे इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। टोटल इलेक्ट्रॉन पूछे हैं M0 और S प्लस हाफ वाले, M0 S प्लस हाफ वाले। तो M0 होता है S के लिए, M0 होता है S के लिए, M0 होता है PZ के लिए, M0 होता है S के लिए, M0 होता है PZ के लिए, M0 होता है S के लिए। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 में से एक ही लेना है क्योंकि हमें प्लस हाफ वाला चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। PZ वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन हम एक ही लेंगे क्योंकि हमें S प्लस हाफ चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। आंसर आ जाएगा 6। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ढंग से पढ़ाई की है ना तो ये पेपर ऐसा नहीं कि बहुत टफ था, कि बिल्कुल नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेप है 16th। वेदांत ने पेपर जो दिया उसने अभी सॉल्यूशन चैप्टर किया नहीं है, उसने कह रहा है सर मेरे 3 ही लेक्चर हुए टोटल अभी तक। मैंने कहा पेपर तू दे दे, तू एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे कर लेगा मुझे पता है, तो फिर उसके बेसिस पे दिया है पेपर उसने। 16th क्वेश्चन, इफ द वैल्यूज ऑफ चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप्स आर, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत ढंग से पढ़ाया हुआ है, उसमें मैंने तुम्हें बताया था चार्ज जो है इंटीग्रल वैल्यू है, तो इसलिए -1.6 इंटू 10⁻⁹ है, -2.4 इंटू 10⁻⁹ है, -4 इंटू 10⁻⁹। बस तुम्हें ऑप्शन देखना है किससे सब डिवाइड हो जाते हैं आसानी से। तो ए ऑप्शन जो है वो -0.8 इंटू 10⁻⁹ है। एक्सपेरिमेंट किया था ना मिलिकन ने, मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। -0.8 इंटू 10⁻⁹ -0.8 इससे डिवाइड करो, देखो सब डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं है। -0.8 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड करके यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 2 आ गया कि नहीं है, कि 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आया होगा मिलिकन ने जो एक्सपेरिमेंट किया होगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आ गया होगा, ये यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया होगा, तो इंटीग्रल वैल्यू आ रही है यहाँ पे, इसलिए आंसर आ जाएगा -0.8 इंटू 10, जिससे डिवाइड हो जाए प्रॉपरली वो आंसर है। जैसे बी ऑप्शन देखोगे उसमें डिवाइड नहीं हो पाएगा 2.4 वाला, सी ऑप्शन देखोगे उसमें भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, डी ऑप्शन में भी ऐसे ही डिवाइड नहीं हो पाएगी, वैल्यू नहीं मिल पाएगी 1 2 3 4 इस टाइप, तो इसलिए आंसर आ जाएगा ए। सिंपल, तुम्हें डिवीजन देखना था इसके अंदर। 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन देखो, 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी है हाइड्रोजन एटम को, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व्ड विल बी। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? फर्स्ट शेल से सेकंड में जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबको पता होगा ये। फर्स्ट शेल की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। सेकंड शेल की एनर्जी -13.6 बाय में 2 का स्क्वायर, यानी -3.4, यानी इस शेल से इस शेल में इलेक्ट्रॉन को जाना है तो दोनों का डिफरेंस यानी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी और एनर्जी दी है 9.9, इसीलिए इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में जाएगा ही नहीं। सेकंड शेल में जाएगा ही नहीं तो कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में ही रहेगा। कम से कम इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाएगा वो वहां पे। प्रॉपर एनर्जी दी है तो ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा उधर, है ना। जैसे फर्स्ट से थर्ड में जाना है तो 12.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ती है। अगर तुमने 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी ना तो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में ही रहेगा, थर्ड में नहीं जाएगा। वो पूरी एनर्जी देनी पड़ती है तब जाके इलेक्ट्रॉन शेल में जाएगा। समझ गए कि नहीं है? इसलिए आंसर आएगा जीरो स्पेक्ट्रल लाइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में गया ही नहीं है। सेकंड शेल में अगर जाता तो 2 से 1 पे आ सकता था, तो एक स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व होती। मान लो थर्ड शेल में जाता तो इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पे भी आ सकता है, 2 से 1 पे भी आ सकता है, 2 स्पेक्ट्रल लाइन, या 3 से डायरेक्ट 1 पे आ सकता है, तो 3 स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व होती। इस तरह से करना था क्वेश्चन ये 17th क्वेश्चन हो गया। 18th क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है सेलुलोज का। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है सेलुलोज का। इसमें देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मॉलिक्यूलर वेट सेलुलोज का निकालना है। तो इसमें ये मैं अभी 19th और 20, चलो वो 19th क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ, 19th क्वेश्चन नहीं 18th, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है सेलुलोज का। इफ 0.2% वेट बाय वॉल्यूम, यानी 0.2 ग्राम पर 100 ml, 0.2 ग्राम पर 100 ml सॉल्यूशन दे रखा है एसीटोन के अंदर। स्पेसिफिक ग्रेविटी, एसीटोन के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी डेंसिटी दे रखी है 0.8 शोज एन ऑस्मोटिक राइज ऑफ 23.1 mm, 23.1 mm का ऑस्मोटिक राइज हुआ है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है। फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट पी टू एनआरटी, लेकिन प्रेशर जो हमारा होता है वो होता है इन टर्म्स ऑफ मर्करी, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा 23.1 mm जो राइज हुआ है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ एसीटोन, तो इसको कन्वर्ट करेंगे पहले इसमें मर्करी के टर्म्स में, मर्करी के प्रेशर के टर्म्स में। हम मर्करी के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं प्रेशर, इसलिए तो इसलिए जो 23.1 mm है एसीटोन का राइज हुआ है, फॉर द सेम प्रेशर व्हाट शुड बी राइज इन मर्करी, मर्करी लेवल में क्या राइज होगा। तो उसके लिए देखो पी इज होता है एच रो जी, एच रो जी, एच एसीटोन का, रो एसीटोन का, जी तो सेम रहता है। और सेम राइज हम चेक करेंगे किसके लिए, एच मर्करी का, मर्करी में एम लगा रहा हूं मैं, एच एम रो एम जी, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एसीटोन में जो राइज हुआ वो 23.1 mm का है, 23.1 mm का है, इसको मान लेते हैं 2.31 सेंटीमीटर। 2.31 इंटू रो एसीटोन दे रखा है 0.8,
एच मरकरी में राइज कितना होगा, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 है, 13.6 यानी, और जी से जी तो कैंसिल ही हो गया। तो एच मरकरी जो है, मरकरी में जो राइज आएगा वो आएगा 2.31 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 13.6, ये आया सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में आया। एटमॉस्फेयर में करना है तो बाई 76 कर देंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, ये एटमॉस्फेयर में कर दिया। ये ध्यान रखना, कन्वर्जन आना चाहिए। आगे भी एक क्वेश्चन मैंने इसी टाइप का दिया। ये आ गया मरकरी की टर्म्स में राइज, पहले वो चेक किया, फिर बाई 76 कर दिया तो एटमॉस्फेयर में आ गया। अब पीजो डिनाटी लगाएंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे प्रेशर की। हाइट निकाली मैंने 2.31 इंटू 0.8 डिवाइड बाई 13.6, बाई 76 कर दिया तो एटमॉस्फेयर में आ गया। फिर पी की वैल्यू ये पुट करेंगे, ये पी की पूरी वैल्यू है। और उसके बाद वी 100 ml दे रखा है, यानी 100/1000 आ जाएगा, और इज इक्वल टू एन आर टी, नंबर मोल 0.2 डिवाइड बाई मोलर मास हो गया आर 0.021 इंटू टी कितना है, टी दे रखा है, टी है 300। ये जिसने शेड्स ऑफ मैटर मेरे से पढ़ा हुआ ढंग से, उसमें मैंने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कराए होंगे। तो जो मरकरी के टर्म्स में तुम्हें हाइट निकालनी है, उस केस में कई बार वाटर के टर्म्स में देंगे, मैंने तुम्हें बता रखा है कि 1 एटमॉस्फेयर जो है 76 सेंटीमीटर मरकरी का होता है, तो 10.3 मीटर वाटर की हाइट के इक्वल होता है वो, ये सब बताया हुआ है मैंने। तो ये उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, ये उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। ये हो गए हमारे 18 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, 18 क्वेश्चन। अब 19 क्वेश्चन से मैं कल डिस्कस करूंगा, अभी 18 क्वेश्चन तक करना है यहाँ पे। 18 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए, 17 क्वेश्चन मैं कल डिस्कस करूंगा। ये 18 क्वेश्चन 2 बार 3 बार जरूर कर लेना इसको, फिर मैं कल डिस्कस करूंगा। और सॉलिड स्टेट के लेक्चर सब पढ़ के रखना, सॉलिड स्टेट का मेन टॉपिक मैं वो भी स्टार्ट करूंगा, लेकिन कल तो मैं यही डिस्कस कर पाऊंगा, इसके जो आगे के 17 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन रिपीट जरूर करना, बहुत प्रॉपर बनाना। एक पूरी फाइल तुम्हारे पास ऐसी हो जिसमें मेरे पेपर पड़े हुए वाले तुम्हारे पास सारे। एक चैप्टर 11 का होगा, एक नेक्स्ट टेस्ट मैंने तुम्हें पहले बता दिया, सॉलिड स्टेट और स्टेट्स ऑफ मैटर, नेक्स्ट टेस्ट ये होगा, तो उसको प्रिपेयर कर लेना जरूर। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। ओके थैंक्स।